हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th कॉमर्स का लेक्चर 2 पढ़ेंगे जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बताया जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब होता है आय व्यय खाता। आय व्यय खाता बनाने के लिए हमें क्वेश्चन में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा, प्राप्ति और भुगतान खाता, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है प्राप्ति और भुगतान खाता कैसे बनाते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम दो प्रकार के खाते बनाते हैं। एक तो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता। दूसरा होता है हमारा बैलेंस शीट, स्थिति विवरण। जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो होती है दो प्रकार की। एक तो होती है ओपनिंग बैलेंस शीट जिसको बोला जाता है प्रारंभिक स्थिति विवरण। एक होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट जिसको बोला जाता है अंतिम स्थिति विवरण। अब जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसी के आधार पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। अब हम केवल आज देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो आय व्यय खाता होता है वो हमारा बटा होता है दो भागों में। नंबर 1 होता है एक्सपेंडिचर अकाउंट, व्यय खाता। नंबर 2 होता है हमारा इनकम अकाउंट, आय। एक तरफ तो एक्सपेंडिचर लिखी जाती है, एक तरफ होती है हमारी सारी आय। जो हमारा एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो भी कितने भागों में बटा होता है, दो प्रकार की। एक तो होती है पूंजीगत व्यय और एक होती है आयगत व्यय। पूंजीगत व्यय को इंग्लिश में कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंस, आयगत व्यय को इंग्लिश में कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंस। इधर आय हमारी दो प्रकार की बटी होती है। एक तो होती है हमारी पूंजीगत प्राप्तियां, एक होती है हमारी आयगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां को इंग्लिश में कहा जाता है कैपिटल रिसीप्ट्स, आयगत प्राप्तियां को इंग्लिश में कहा जाता है रेवेन्यू रिसीप्ट्स। अब ये सारी हमारी किसके अंतर्गत, आय व्यय खाते के अंतर्गत लिखी जाती है। अब हमें जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा उसमें से एक्सपेंडिचर साइड, पूंजीगत व्यय आयगत व्यय, दोनों को अलग अलग भागों में बांटना है। ऐसे ही जो हमारी इनकम साइड है उसमें पूंजीगत प्राप्तियां दे रखी होंगी, आयगत प्राप्तियां दे रखी होंगी। उन दोनों को, पूंजीगत और आयगत दोनों को अलग अलग बांटना है। इसको हम किस प्रकार बांटेंगे वो होता है, पहले देखेंगे हम पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, जो संस्था को नियमित रूप से प्राप्त नहीं होती, जो संस्था को नियमित रूप से प्राप्त नहीं होती है उसको क्या बोला जाता है, पूंजीगत प्राप्तियां। उसमें कौन कौन सी आती है, उसमें हमारी आती है, एक तो होती है आजीवन सदस्यता शुल्क, इसको बोला जाता है लाइफ मेंबर फीस। लाइफ मेंबर फीस क्या होती है, मतलब जैसे कोई संस्था है उसमें समय समय पर, मतलब 2 साल में, 1 साल में, 5 साल में जो समय समय पर संस्था को पैसे देता रहता है वो हमारी किस्म आती है आजीवन सदस्यता शुल्क। मतलब वो उस संस्था का आजीवन सदस्य बन जाता है, जीवन भर उसको क्या देता रहता है, वो शुल्क देता रहता है, पैसा देता रहता है, वो आती है हमारी आजीवन सदस्यता शुल्क। नंबर 2 होती है हमारी समर्पित निधि। समर्पित निधि को इंग्लिश में बोला जाता है इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड क्या होता है, जैसे मान लो वो किसी को पुरस्कार में कोई राशि देता है, जो संस्था को पुरस्कार में कोई राशि देते हैं तो संस्था उसको क्या मानती है, कैपिटल रिसीप्ट, जो पूंजीगत प्राप्तियां, उसको संस्था उस राशि को क्या मानती है, पूंजीगत प्राप्तियां। इसलिए जो हमारा इंडोमेंट फंड होता है उसको हम किस में लिखते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां में। नंबर 3 होती है वसीयतनामे के अंतर्गत राशि, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लीगेसी। लीगेसी मतलब क्या होता है, मान लो यदि किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद मतलब वो अपनी पहले से ही वसीयत करा के रखता है कि मेरी डेथ होने के बाद जो मेरी राशि है उसको किसी संस्था के द्वारा किसी संस्था में दे दिया जाएगा, तो उसको हम किस में रखेंगे, वसीयतनामे के अंतर्गत। वो हमारी किसके अंतर्गत आती है, पूंजीगत प्राप्तियों में। नेक्स्ट होती है हमारा विशेष दान, स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब जैसे मान लो किसी संस्था को बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने के लिए वो दान दिया जाता है, उसको हम किसके लिखेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन, विशेष दान में। नॉट मतलब जो चारों पॉइंट होते हैं, आजीवन सदस्यता शुल्क, समर्पित निधि, वसीयतनामे के अंतर्गत राशि और विशेष दान, ये सभी अंतिम स्थिति विवरण में दायित्व पक्ष में लिखी जाती है। मतलब ये सारी हमारी कहां दे रखी होंगी, पूंजीगत प्राप्तियां। अब पूंजीगत प्राप्तियों को हम कहा लिखेंगे, जो हमारी बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में भी कहा, बैलेंस शीट होती है दो प्रकार की, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। बैलेंस शीट में कहा लिखा जाता है अंतिम स्थिति विवरण, जो हमारी अंतिम स्थिति विवरण है। जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें कहा लिखेंगे दायित्व साइड। दायित्व साइड कैसे होती है, मतलब जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में इधर तो हमारी सारी लायबिलिटीज आती है, इधर हमारी अमाउंट आती है, इधर हमारी आती है असेट्स और इधर हमारी आती है अमाउंट। मतलब
जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट को इधर साइड लायबिलिटीज होती है, ये अमाउंट होता है, ये असेट्स होती है, ये अमाउंट होती है, ये बैलेंस शीट का प्रारूप होता है। इस प्रारूप में अब जो भी हमारे चारों पॉइंट है इसको हम कहा लिखेंगे, अंतिम स्थिति विवरण। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहा लिखेंगे, दायित्व साइड, दायित्व पक्ष में। दायित्व कौन सा है, लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड मतलब इधर साइड, ये चार पॉइंट हमारे इधर साइड लिखे जाते हैं। उसके बाद होता है नंबर 5, सभी संचय एवं कोष, ऑल रिजर्व एंड फंड, मतलब जो भी हमारे फंड होते हैं, चाहे वो मैच फंड हो, चाहे वो चैरिटी फंड हो, वो सारे फंड हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत। उसके बाद होती है हमारा नंबर नेक्स्ट, सेल ऑफ असेट्स, संपत्तियों का विक्रय, मतलब कोई जैसे मान लो एक फर्नीचर है और फर्नीचर को वो विक्रय कर देता है, बेच देता है, तो वो भी हमारे किसके अंतर्गत आएगा, पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारी होती है आयगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां हो गई, अब हमारी होती है आयगत प्राप्तियां। इन सारे पॉइंटों को छोड़ के जो भी हमारी इनकम रिसीप्ट एंड पेमेंट में जो भी इन सारे पॉइंटों को छोड़ के जो भी हमारी अमाउंट दे रखी है, जो भी हमारी राशि दे रखी है, वो सारी हमारी किसके अंतर्गत आती है, आयगत प्राप्तियों में। आयगत प्राप्तियां होती क्या है, जो संस्था को नियमित रूप से प्राप्त होती रहती है, जैसे प्राप्त किराया, प्राप्त ब्याज आदि, मतलब जो संस्था को नियमित रूप से प्राप्त होती रहेंगी वो हमारी क्या होती है, आयगत प्राप्तियां। जैसे कि मान लो किराया है, अब किराया से थोड़ी साल में आएगा, वो क्या है, हर महीने किराया आता रहता है, या फिर ब्याज, हर महीने जो ब्याज आता रहता है, वो सारा हमारा किसके अंतर्गत आता है, आयगत प्राप्तियां। नेक्स्ट पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय, ये हमारे होते हैं एक्सपेंडिचर साइड, पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय क्या होता है हमारा, पूंजीगत व्यय हमारा कैपिटल एक्सपेंस होता है। कैपिटल एक्सपेंस मतलब जो जिसका उपयोग हम 1 साल से अधिक समय के लिए करते हैं। पूंजीगत व्यय में जिसका उपयोग हम 1 साल से अधिक समय के लिए करेंगे वो हमारा क्या होता है, पूंजीगत व्यय। जैसे क्रॉकरी, पर्दे, फर्नीचर, बिजली फिटिंग आदि। मान लो कोई संस्था है, अब उसमें हमें उसके लिए हमने फर्नीचर ले लिया, ऐसे थोड़ी है उसका उपयोग हम केवल 2 महीने करेंगे, 4 महीने करेंगे। 1 साल से अधिक समय के लिए यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट होता है हमारा आयगत व्यय। आयगत व्यय होता है जिनका उपयोग केवल चालू वर्ष के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग केवल 1 वर्ष के लिए किया जाता है।